स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस रिवीजन एक्सप्रेस में। आज का विषय है भौतिक विज्ञान फिजिक्स। 2 प्रश्न प्रत्येक सेट में आता है। इस समय विज्ञान से 5 से 6 प्रश्न आते हैं। 2-2-2 करके सबका सेट आता है। तो चलते हैं। 80 से 85 प्रश्न की हमारी श्रृंखला है ये आपके सामने। सभी आने वाले अति संभावित प्रश्नों का विशेष आपने जितना आज तक पढ़ा है, एक बार पहले आप अपने आप को चेक करिए कि आप सही चल रहे हैं या गलत। आपको पता है समय ज्यादा में बातचीत में लेता रहे, सीधा मुद्दे पे चलते हैं। ठीक, समय है भी नहीं। पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? मेरे प्यारे भाई, जिस दिन तुम क्लास में फिजिक्स पढ़े होगे सबसे पहला विषय चला होगा सदिश राशि या अदिश राशि क्या होती है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको परिभाषा नहीं बताऊंगा, यही आशा करूंगा कि तुम कमेंट करके बता दोगे कि कौन सी सदिश राशि है। संवेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान या वेग। इन चारों ऑप्शन में सदिश राशि क्या है जिसको दिशा की आवश्यकता होगी, वह एक सदिश राशि है। और हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वेग। हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वेग। ठीक, दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा वह है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, कौन सी सदिश राशि है। कोई प्रश्न में अंतर नहीं। वेग, समय, द्रव्यमान या लंबाई। तो इन तीनों को दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन दिशा की आवश्यकता फिर किसको होगी? वेग को। परिभाषा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आप एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर आते हैं, एसएससी जीडी वाले भी और यूपी पुलिस वाले भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। और फिर हमारा उत्तर वेग को टिक कर देंगे। तीसरा प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक। इसको तुम रट ही लिए होगे और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है, भौतिक राशियां और एसआई मात्रक से। प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न आना तय है, समझो पेपर आउट। 4 सेट में एग्जाम है, 2 सेटों में एसआई मात्रक और 2 में राशियां। सदिश या अदिश आपको मिलना तय है। तो जैसे यहाँ पे वाट दिया है ऊष्मा का, यहाँ पे एम्पियर दिया है, यहाँ पे जूल दिया है, यहाँ पे न्यूटन दिया है। ये सब किसी ना किसी की भौतिक राशियां हैं, लेकिन हमको ऊष्मा की भौतिक राशि बतानी है। तो बेटा ऊष्मा की भौतिक राशि जूल होती है। ऊष्मा की भौतिक राशि जूल है। वाट की क्या है? एम्पियर की किसकी है? न्यूटन। आप रिमेंबर करो और फिर आगे बढ़ो। एक मात्रक ऊष्मा का क्या है? जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक किलो हर्ट्ज सेकेंड या किलो हर्ट्ज सेकेंड या हर्ट्ज। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हर्ट्ज। किसका हो जाएगा? आवृत्ति का मात्रक बेटा हर्ट्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक डॉट डॉट होता है। टेस्ला होता है, हेनरी होता है, वेबर होता है या डोमेन होता है। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। कौन होगा? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तापक्रम की, ऊर्जा की, रेडियो सक्रियता की या ऊष्मा की? तो बेटा क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की। रेडियो सक्रियता की। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता, उपरोक्त सभी। प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष के दूरी की इकाई है। अंतरिक्ष की दूरी किससे मापी जाएगी? प्रकाश वर्ष से। ये अंतरिक्ष की दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई है। इससे बड़ी इकाई कौन सी है? इससे बड़ी इकाई बेटा आएगी पारसिक आ जाएगी। कि क्या नापती है? प्रकाश के दूरी। कहाँ की दूरी? अंतरिक्ष की दूरी। ठीक, एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उतना प्रकाश वर्ष की। ठीक, कहाँ की दूरी? अंतरिक्ष की दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यही प्रश्न पहले पूछ रहा था, आगे प्रश्न दिया है 9.46 गुणे 10 की पावर 15, 9.46 गुणे 10 की पावर 12। ए और बी दोनों 9.46 गुणे 10 की पावर 9। गलत बेटा, जब 15 लगा दिया है और जब 12 लगा दिया है, यहाँ पे 15 लगा के क्या लिखा है? मीटर लिखा है और 12 लगा के भी क्या लिखा है? मीटर लिखा है। जैसे इस प्रश्न में तुमको क्या देखना है कि दिया है मीटर। क्या दिया है? मीटर। यहां भी क्या दिया है? मीटर। और एक ऑप्शन तुमको दे दिया है ए और बी। अब जितने बच्चे होंगे तुरंत कंफ्यूज करके इस पे मार देंगे। नहीं,
अगर बेटा 12 लिख दिया है तो यहाँ पे इसको किलोमीटर लिखना था। अगर यहाँ पे किलोमीटर लिखा होता तब तुम सी को मार देते, ए और बी दोनों सही हो जाता। क्या लिख देते, ए और बी दोनों सही हो जाता। अब दूसरी दिक्कत क्या है, 15, तो 15 मीटर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होगा, जहां पे 10 की पावर क्या दिया, 15। 15 है तो मीटर, 12 के आगे किलोमीटर होना चाहिए, तब ए और बी दोनों सही होता। लेकिन इसमें क्या सही हुआ, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है, शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु की या का, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का गति समान होती है, वेग समान होता है, त्वरण समान होता है या बल समान होता है। तो बेटा शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। क्या समान होता है, त्वरण समान होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचल रहते हैं, चाल और वेग दोनों अचल रहते हैं, चाल और वेग दोनों चल रहते हैं, चाल चल और वेग अचल रहते हैं, और अंतिम है चाल चल और वेग चल रहते, अचल या वेग चल रहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है बेटा, चाल जो है अचल रहता है, चाल क्या रहता है, अचल रहता है, और वेग क्या रहता है, चल रहता है। वेग क्या रहता है, चल रहता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण पे, संवेग संरक्षण पे, द्रव्यमान संरक्षण पे या बर्नौली प्रमेय पे। तो बेटा रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण पे काम करता है। किस पे, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पे काम करेगा, संवेग संरक्षण पे काम करेगा। अगला क्या है, अगला प्रश्न है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, आप सबको न्यूटन की 3 नियम है। पहला न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम या गतिशीलता का नियम कहलाता है। बच्चे को कक्षा 6 की किताब से पता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम का नाम है जड़त्व का नियम। किसका क्या नाम है, जड़त्व का नियम हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा, जड़त्व का नियम। दूसरे का नाम और तीसरे का नाम इसी पे रिवीजन करो, देख के आगे बढ़ते चलो। ठीक, अगला प्रश्न, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, जिसे तुम कहते हो क्रिया प्रतिक्रिया, क्या कहोगे, तृतीय नियम के कारण संभव है। किसके कारण संभव है बेटा, तृतीय नियम के कारण संभव हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 12.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 13.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बेटा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी के पलायन, तल का पलायन वेग हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्त काल क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। बेटा बैठे रहोगे तो तेज होगा और खड़े हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सामान्य प्रैक्टिकल का विषय है बेटा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैठ जाओगे जितना छोटे मात्रा में होते जाओगे स्पीड उतना आवर्तकाल उतना तेज हो जाएगा, फैलते चले जाओगे, बड़े हो जाओगे, कम हो जाएगा। अगला, गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब, गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घनत्व पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है गहराई बढ़ने पर, किसी पानी में आप ज्यादा गहराई पे जाएंगे तो जो द्रव है जिस पानी में आप जा रहे हैं उसका दाब क्या करेगा, जितना नीचे आप जाएंगे द्रव का दाब उतना बढ़ता जाएगा। क्या करता जाएगा बेटा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न,
बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घट जाता है। तो आपको बताना है क्या होता है, तो बेटा घटता है। क्या होता है? घटता है। बर्फ पे स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पे बर्फ का गलनांक घट जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? घट जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बेटा, ऊंचाई पे चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तेज चलने के कारण? बिल्कुल नहीं। फिसलने से बचने के लिए? बिल्कुल नहीं। इन सभी के लिए तो गलत हो गया, बिना कुछ समझे आपका ऑप्शन हो गया सी। स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, अपने केंद्र को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? आगे को झुक जाते हैं। ठीक, आगे को झुक जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। बच्चे को पता है, लेकिन इसमें पृष्ठ तनाव ऑप्शन में है ही नहीं। और जब पृष्ठ तनाव नहीं है तो पृष्ठ की जगह तुम क्या करोगे? सतही तनाव के कारण। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि सर जी इसमें पृष्ठ तनाव तो दिया ही नहीं गया, तो बेटा सतही तनाव के कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? कभी कभी तुम देखते हो लोग कहते हैं भैया 102 डिग्री बुखार है। 102 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। जो 102 डिग्री होता है वो फ़ारेनहाइट होता है। 102 फ़ारेनहाइट होता है बेटा वो। ठीक है, यहाँ पे होगा, लेकिन डिग्री नहीं होता। अब 98.6 मानव शरीर का सामान्य तापमान है। हमारा आपका जो सामान्य तापमान है वो कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पे यह कितना प्रतिशत होगा? 32%, 35, 37 या 40। तो आपको बताना है कि 98.6 फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस होगा, तो 37 सेल्सियस होता है बेटा। कितना होता है? 37 सेल्सियस बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? कौन सा ऐसा तापमान है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमापियों के मान एक समान हो जाएंगे? -40, 220, 40 और 100 कितने पे हो जाएगा? तो जब आप क्या करेंगे? तापमान को कम करके -40 कर देंगे, उस अवस्था में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान हो जाएगा। उसका तापमापीय में उसका मान एक समान हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन 0 से ठंडे जल को कहां तक? 10 डिग्री तक गर्म किए जाने पे उसका आयतन लगातार बढ़ जाएगा, लगातार घटता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो बेटा पहले जब शुरुआत है तो जल का आयतन पहले घटता है, फिर क्या करता है? बढ़ने लगता है। जब सामान्य जल को गर्म करने पे उसका आयतन पहले कम होगा, फिर क्या करेगा? बढ़ने लगेगा। ऑप्शन 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम, अब इससे ज्यादा कुछ संभव ताप क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, तो कोई मतलब नहीं। -373 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, या ये सभी? तो ये सभी तो तुम्हारे होंगे नहीं, बचा 2 विकल्प। तो सही विकल्प है बेटा -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथनांक कम ताप पे होने लगता है, दाब स्थिर रहता है, या उपरोक्त सभी। तो अब तुमको बताना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पे होने लगता है। ऑप्शन ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है। क्यों? उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने पे अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा
गुप्त ऊष्मा कम होती है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं। अगर कम होती तो तुम इससे ज्यादा जल जाते। सामान्य सी बात है, अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, तो अधिक होती है तभी हम उससे ज्यादा जल जाते हैं, वो ज्यादा कष्ट देता है। ठीक, अगला प्रश्न, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पे गैस का दाब, गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पे गैस का दाब बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा, गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जब आप जो बाइक या साइकिल या कार यूज करते हैं, अब उसमें उसके टायर में जो निश्चित मात्रा में बेटा आप हवा भरते हो, अगर गर्मी का मौसम होता है तो उसी निश्चित मात्रा की हवा में टायर ज्यादा उसका आयतन होगा, और ठंडी का समय होगा तो कम आयतन होगा। मतलब अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो गैस का आयतन क्या करेगा, बढ़ेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल सा विषय है आपके साथ, क्या करेगा, बढ़ जाएगा, घटेगा बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित ध्रुवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ध्रुवों में, पदार्थ में, ध्रुवों में, पारा, पानी, बेंजीन या ईथर। तो बेटा पानी में भी ऊष्मा का चालक होता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। सबसे अच्छा चालक कौन होगा, ध्रुव में पारा। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है द्रव में। द्रव में सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है बेटा, पारा माना जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है। अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम स्टीफन का है, न्यूटन का है, बर्नौली का है या किरचॉफ का है। तो बेटा यह जो नियम है वह किरचॉफ का है। किसका है, किरचॉफ का नियम है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो बेटा ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, तो तुम सबसे पहले निर्वात को गलत काट दोगे। वायु में हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी आवाज तुम तक जा रही है, वायु में चल रही है। जल में भी ध्वनि की आवाज चलती है, वायु में भी चलती है, ठोस में भी चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा असर किसमें चलती है, तो हम कहेंगे बेटा ठोस में ध्वनि की आवाज सबसे ज्यादा चलती है, ठोस में ध्वनि की आवाज सबसे ज्यादा चलती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, डेसिबल। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बेटा ध्वनि की, किसको मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए। तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, डीबी का। अब जानते हो डीबी में क्या है, डीबी में एक दिक्कत बेटा ये आती है, क्या, जैसे तुमसे पूछ लिया कि कितने डेसिबल के बाद सामान्य बातचीत प्रदूषण में बदल जाएगी, या पत्तियों के ससराहट पे कितनी डेसिबल की आवाज होती है। हम तुमको पढ़ा रहे हैं कितने डेसिबल की आवाज होगी, सामान्य बातचीत में 40 डेसिबल की आवाज होगी, लेकिन 80 डेसिबल के बाद आवाज ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है। 80 डेसिबल के बाद आवाज ध्वनि प्रदूषण में बदल जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि, वातावरण में ध्वनि। ठीक, डेसिबल 80 डेसिबल के बाद आवाज किसमें बदल जाएगी बेटा, ध्वनि प्रदूषण में बदल जाएगी। पत्तियों के सरसराहट पे कितनी आवाज होती है, 20 डेसिबल की, सामान्य बातचीत में 40 डेसिबल की। सबसे ज्यादा आवाज किसमें होती है, रॉकेटों के उड़ने के समय, वायुयानों में 160-190 डेसिबल की आवाज होती है। 80 डेसिबल के बाद प्रदूषण माना जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग पूछ रहा है ताप के साथ, ताप के बढ़ने से घटता है। अगर ताप के बढ़ने से घटता है, ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ताप के घटने से बढ़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा अगर ध्वनि वायु का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर तापमान वायु का कम हो, जैसे ठंडी के समय, कोहरे के समय आपकी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन गर्मी में आपकी आवाज ज्यादा दूर तक जाएगी, तो ताप के बढ़ने से ध्वनि की वेग क्या करेगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 20 मीटर सेकेंड, 220 मीटर सेकेंड, 332 मीटर सेकेंड, 232 मीटर सेकेंड, 432 मीटर सेकेंड। बेटा वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड किसकी चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न क्या है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य
परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बेटा हमको आपको जो आवाज सुनाई देती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देती है। तो हमारा क्या उत्तर सही हो जाएगा? हमारा उत्तर सही हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी वाला, सॉरी ऑप्शन ए वाला उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो हमको तुमको कहां तक सब पैसा, जो मनुष्य को कहां तक आवाज सुनाई देती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवाज सुनाई देती है, इसके बाद हमको आवाज सुनाई नहीं देती है। अगला प्रश्न क्या है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, एक अनुप्रस्थ है, एक अनुदैर्ध्य है, एक अनुप्रस्थ है, एक अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य बेटा चारों तरफ फैलेगी। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो आवाज इधर 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 सब जगह जा रही है। ये अनुदैर्ध्य है, ये अनुदैर्ध्य है। लेकिन अनुप्रस्थ प्रकाश, जैसे एक टार्च को मैंने यहां जलाया तो प्रकाश सीधा जाएगा, तो ये कौन सी हो जाएगी? जो बेटा प्रकाश की चाल होती है वो अनुप्रस्थ होती है, और जो ध्वनि की चाल होती है वह अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। यहाँ पे तुम भूकंप की तीनों तरंगों को जरूर पढ़ लेना कि कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य हैं पीएसएल में और कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ है। जरूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि वहां से पूछता है क्वेश्चन। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? सोनार। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, अभियंताओं द्वारा, उपरोक्त में से। तो बेटा यहाँ पे सोनार किसके द्वारा? सोनार का काम क्या है? समुद्र में गहराई पता लगाने का काम किया जाता है, समुद्र में गहराई नापने का काम या दूरी को नापने का काम किया जाता है समुद्र के अंदर, तो प्रसव तरंगों के माध्यम से। तो किसके द्वारा यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा? नाविकों द्वारा। अगर यहाँ देता कि नौ सैनिकों द्वारा या सैनिकों के द्वारा, जो समुद्री सैनिकों के द्वारा, तो हम तटरक्षक बलों के द्वारा, तो हम उनको ठीक कर देते। लेकिन अंतरिक्ष में हवाई जहाज में सोनार का कोई काम नहीं है, अभियंता को कोई काम नहीं, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे तुम? नाविकों द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या अनुरणन के कारण? तो बेटा हमने बोला हमारी आवाज लौट के फिर हमको सुनाई पड़ी। परावर्तन के कारण क्या करती है? प्रतिध्वनियां उत्पन्न करती है, प्रतिध्वनियां उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है तुम्हारा, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करती है? रडार एयरफोर्स वाले सबसे ज्यादा रडार का प्रयोग एरोप्लेन को उड़ाने में बेटा रडार का प्रयोग किया जाता है। एरोप्लेन के उड़ते समय जो उसमें लाल लाइट ब्लिंक करती है बार बार प्रति सेकंड पे, वह यही दिखाती है कि जो उनकी जहाज है वो उनके रडार में चल रही है। अगर वो लाइट बंद हो गई तो इसका मतलब जहाज उनके मार्ग से भटक चुका है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पे आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन के, रेडियो तरंगों के अपवर्तन के, डॉपलर पे या रमन पे? तो तुमको बताना है रडार की प्रणाली किस पे आधारित है। तो बेटा रेडियो तरंगों के परावर्तन पे आधारित है। ऑप्शन ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है? दाढ़ी बनाने, अब देखो दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरा देखने के लिए, नाई की दुकान पे, घर में, सामान्य सी बात, घर में हम तुम जो शीशा देखते हैं, कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? समतल, अवतोलक, उत्तल या अवतल? तो बेटा हम लोग जो दर्पण देखते हैं सामान्य भाषा में अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण होता है। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए आप। ये वाला पक्का हो गया। तो आपको दाढ़ी बनाने के समय ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दाढ़ी बना तो मैं बहाना कर दी ना कि हम आपके अपना चेहरा के दर्पण में देखेंगे, तो वो अवतल हो जाएगा। अगर प्रश्न आ जाएगी जैसे हम गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी में कौन सा शीशा लगेगा? पीछे देखना है तो उत्तल लगता है वहां पे। अगर प्रश्न होगा आगे जरूर। मोटर देखो यही सेट लगा है, मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होगा? तो यहाँ पे उत्तल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। सामान्य में अवतल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अब जानते हो, रात तो हो गई, रात हुई, शाम को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। पूरी रात कैसा दिखाई देगा? काला। सुबह सूर्य उदय की किरणों के साथ नीला।
क्यों? क्योंकि जब प्रकाश होता है तो प्रकाश के साथ धूल के कणों के साथ प्रकाश का प्रकीर्णन होगा और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक बहुत टफ प्रश्न आता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल के किस मंडल में होता है? तो बेटा वायुमंडल में कुछ 5 मंडल हैं, नीचे क्षोभ, समताप, मध्य, आयन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आयन मंडल में होता है, जिसके कारण हमको क्या दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो अगर हम अंतरिक्ष यात्री हैं तो जहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा बेटा। अगला प्रश्न है प्रकाश के विकिरण की प्रकृति। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी रहती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश के विकिरण की तरंग में प्रकृति रहती है कण के समान। कैसी रहती है बेटा? कण के समान रहती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में, पानी में, कांच में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के वेग को कहीं पे कौन निश्चित करेगा? निर्वात में। सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलेगा? निर्वात में चलेगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए वायुमंडल नहीं होगा। वायुमंडल में से ज्यादा तेज कहाँ चलेगी? निर्वात में चलेगी। ठीक। अगला प्रश्न है माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। बेटा माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अब यहाँ पे दिया है प्रकाश की गति क्या है। जिस प्रकाश की तुम बात कर रहे हो, जो आ रहा है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 15 16 17 सेकंड जो समय ले रहा है, उसकी गति क्या है? 9 गुणे 10 की पावर 2 मीटर सेकेंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड, या 3 गुणे 10 की पावर 11 मीटर सेकेंड, या 4 मीटर 2 गुणे 10 की पावर 4 मीटर सेकेंड। तो बेटा हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड प्रकाश की गति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? गर्मी के दिनों में जब तुम डामर तारकोल समझ रहे हो ना, उस हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो कुछ देर बाद लगता है कि रोड पे ऐसे ढाल है और ऊपर जो है ब्लैक कलर में झिलमिल पानी का रंग दिखता है, आगे हाईवे पे पानी है। रेगिस्तान में कुछ दूर बाद तुमको पानी दिखाई पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं? मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन बेटा कारण है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश का विक्षेपण। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका रेगिस्तान में या रोडों पे चलते समय आगे पानी का दिखाई पड़ना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? अभी 1 सेकंड मतलब 2-3 मिनट पहले जवाब दिया हूं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बिना कुछ कहे तुमको डी ऑप्शन पे टिक कर देना है, प्रकीर्णन के कारण पे। ठीक। अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तांक सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तांक सबसे कम होगा? लाल, बैगनी, पीला या आसमानी? तो बेटा लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तांक सबसे कम होता है। अगला लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? लाल, हरा, पीला या नीला? तो बेटा वो हरे रंग का दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विसरण से। तो बेटा अपवर्तन किससे दिखाई देगा तुमका? अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के रंग जरूर देख लेना, 7 होंगे और अगर कमेंट कर पाओ तो बता दो कि 1 2 3 4 5 6 7 चौथा मतलब मध्य का कलर कौन सा होता है? अगर पढ़े हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि इंद्रधनुष का पहला, 7वां और मध्य का रंग कौन सा होता है। और प्रश्न आते हैं यहाँ पे अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से तुमको क्या दिखाई पड़ेगा? इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अगला दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है?
दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या दूरदर्शी, किसका उपयोग किया जाएगा? दूरदर्शी का उपयोग किया जाएगा। दूर की वस्तुओं को देखने या निरीक्षण करने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बेटा उल्टा चलता है, ध्यान समझना। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो मतलब उसको दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको पास की चीज नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे तुमसे प्रश्न पूछा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष का मतलब उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु, और दूर की वस्तु को देखने के लिए तुम अवतल लेंस का प्रयोग करोगे, क्योंकि सारा प्रकाश तुमको किस पे देना है? इस पे। और अगर निकट दृष्टि दोष पे बात करोगे तुम उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे, क्योंकि तुमको कहाँ भी पास की चीजों को देखना होगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे? अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करोगे बेटा? अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। निकट दृष्टि दोष का मतलब उस व्यक्ति को दूर की चीज नहीं दिखाई पड़ती, यहाँ उल्टा पड़ा जाता है। और अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको पास की चीज नहीं दिखाई पड़ती। ठीक, दूर की चीज देखना है तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या इस्पात का बनाया जाता है। तो बेटा त्वरित चालक बनते हैं इस तांबे के। किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं। अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होगा? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न बेटा हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी, तांबा, सोना या अभ्रक? तो बेटा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन बहुत महंगा है। तांबा इससे सस्ता है। तो हम लोग ज्यादातर तार किसके प्रयोग करते हैं? तांबे के। लेकिन चांदी सबसे अच्छा क्या है? चालक है। किसका? विद्युत का। अगला प्रश्न क्या है? फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज तार, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा बेटा तो आप देखते होंगे कि 11,000 जो वोल्ट की लाइन होती है उसको एक ट्रांसफार्मर में उतारा जाता है। ट्रांसफार्मर में उतारने के बाद उस लाइन को 440 वोल्ट करके गांव में भेजा जाता है। इन दोनों के बीच में, ट्रांसफार्मर और 440 वोल्ट के तार के बीच में पतले पतले क्या लगे होते हैं? फ्यूज तार। अब बहुत पतले पतले तार बहुत भारी भारी लोड को लेके चलते रहते हैं, पूरे गांव के, पूरे आधे मोहल्ले के लोड को लेके चलते हैं। उसकी क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। उसका क्या विशेषता है बेटा? उसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च, और गलनांक क्या रहता है? निम्न, जिससे वह सबसे ज्यादा लोड को वहन करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक हो जाएगा। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? टिन से, सीसा से, निकिल से, टिन और शीशे के मिश्र धातु से। तो बेटा टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनाया जाता है। टिन और शीशे की मिश्र धातु से क्या बनाया जाता है? बिजली के फ्यूज का तार बनाया जाता है। अगला है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल। तो बेटा एक कार बैटरी में जो अपघट्य का प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल या चतुर्थक सेल है? तो बेटा शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, जिसका प्रयोग हम आप छोटी बैटरियों का प्रयोग करते हैं। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, आयनन, इलेक्ट्रोफ्लोटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या कहते हैं? इसको कहेंगे आपका गैल्वेनाइजेशन। क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो, इन्वर्टर का प्रयोग प्रत्येक घरों में किया जा रहा है और वह एक ऐसा यंत्र है। बताओ जल्दी, बताओ यार।
अब यहाँ पे इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, जब लाइट तुम्हारे घर में नहीं होती है तो लाइट का काम कौन करता है? इन्वर्टर करता है ना। तो जो लाइट से तुम काम कर रहे हो वो एसी करंट होता है। कौन सा करंट होता है? एसी। लेकिन जो बैटरी चार्ज कर रहे हो वो डीसी करंट होता है, डीसी। इन्वर्टर क्या करता है? उसी डीसी वाले करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बेटा क्या करता है? बदल देता है। कौन? इन्वर्टर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका बेटा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से, तांबे के, एल्यूमिनियम के या इस्पात के। किससे अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं? तो बेटा अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। किससे? किसके द्वारा किया गया? हेनरी फोर्ड के द्वारा, वोल्टा के द्वारा, फैराडे के द्वारा या आर्मस्टेड के द्वारा। तो बेटा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले आर्मस्टेड के द्वारा क्या किया गया? अवलोकित किया गया था। किसके द्वारा? आर्मस्टेड के द्वारा बेटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ है सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन या ये सभी। तो बेटा ये सभी पदार्थ क्या है? अनुचुंबकीय है। ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, चुंबक में चपकेंगे नहीं। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का जो प्रयोग होता है वो अस्थायी में होता है, लेकिन अगर अस्थायी बनाना है तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है आवेशों का संचय करना, आवेशों का वितरण करना, आवेशों का प्रतिरोध करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा संधारित्र का जो काम होता है वह क्या है? आवेशों का संचय करना। आवेशों का संचय करना इसका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होगी? चुंबक के दोनों किनारों पे, चुंबकीय अक्ष पे, सभी जगहों पे या मध्य में? तो दोनों किनारों पे उसकी आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा होती है। कहाँ पे बेटा? दोनों किनारों पे। अगला प्रश्न, परमाणु बम सिद्धांत किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए या बी दोनों या किसी पे नहीं? तो बेटा नाभिकीय विखंडन पे कौन कार्य करता है? परमाणु बम। जैसे क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत भी किस पे था? नाभिकीय विखंडन पे था बेटा। अगला क्या है? अगला है नाभिकीय परमाणु का आकार क्या होता है? नाभिकीय परमाणु का आकार क्या होता है? 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर होगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन, नियंत्रित विखंडन या अनियंत्रित विखंडन? तो बेटा नियंत्रित किसके द्वारा होती है? नियंत्रित संलयन के द्वारा, नियंत्रित संलयन के द्वारा, अनियंत्रित संलयन के द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा या अनियंत्रित विखंडन के द्वारा? तो बेटा नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में क्या होती? ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम के कण, हाइड्रोजन के कण हीलियम में परिवर्तित होते हैं और सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग
किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम का, सापेक्षता का, सामान्य सिद्धांत का, ऊर्जा के क्षेत्र सिद्धांत का, सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का? किसका है? तो आपको यहाँ बताना है सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का। कौन सा नियम बेटा? द्रव्यमान संबंध किसका? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका? इसका सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का नियम हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है? ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो, बाजा। तांबे का, ग्रेफाइट का, जर्मेनियम का, चांदी का? तो बेटा ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। लेसर किरणें होती हैं केवल एक रंग की, दो रंग की, 7 रंग की, उपयुक्त में से कोई? जो लेसर किरणें होती हैं बेटा वह केवल एक रंग की होती है। कितने रंग की होती है? एक रंग की होती है। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, गैलेनियम से, ए और बी दोनों? तो बेटा सिलिकॉन से भी और गैलियम से भी बनाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों किसमें सही हो जाएगा? सौर सेल में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है बेटा। किसमें? स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में कौन सी व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक की व्यवस्था की जाती है। अगला क्या है, दूध की शुद्धता मापी जाएगी? बैरोमीटर, अल्ट्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, क्या लैक्टोमीटर हमारा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? स्टीफन हॉकिंग, एस चंद्रशेखर या ग्राहम बेल ने? तो यहाँ पे ग्राहम बेल ने बेटा किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, डायनामो ऊर्जा का रूपांतर करता है? आप शादियों का सीजन चल रहा है और जनरेटर जरूर देखते होंगे। जनरेटर के एक पार्ट में डायनेमो लगा होता है जो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतर करता है? कौन सा फोन? माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतर करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में? तो बेटा माइक्रोफोन किसका काम करेगा? ध्वनि ऊर्जा को कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में? किसमें करेगा? माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, एक मिनट रुक जाओ भाई, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को रासायनिक, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस पे काम करेगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में काम करेगा कौन? माइक्रोफोन। इस प्रकार आपके 82 प्रश्न किसके हो गए बेटा? भौतिक विज्ञान के। ये अति संभावित प्रश्न है। आप आराम से पूरे वीडियो को पढ़िए, क्लास देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।